So, hello everyone. Today we have come to a very beautiful place, झनकार बीट एंड डांस एकेडमी। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ का, जहां हम मिलेंगे एंटरप्रेन्योर्स से। ये सीरीज़ गुड़गांव से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले वेलकम करते हैं हम झनकार बीट्स एंड डांस एकेडमी के डायरेक्टर सर गुरविंदर सर को। और इन्हीं को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हमारे कांटेक्ट में थे और इन्होंने जो काम किया है गुड़गांव में और जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया है यहाँ, बिल्कुल एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल स्टोरी होने वाला है। तो इसलिए सर को सबसे पहले थैंक यू सो मच। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप डांस में एग्जैक्टली कैसे आए और इतनी सारी एकेडमीज़ को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम, थैंक यू सो मच, एंड आप सबको भी थैंक यू सो मच। आप सबकी ही वजह से मैं आज गुड़गांव में यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले मेरे उन सभी क्लाइंट्स, मेरे उन सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक है, झनकार बीट यहाँ तक है। एंड जहाँ तक है मेरी जर्नी का सवाल, तो ये जर्नी 2017 में शुरू हुई, जिस टाइम मैं जॉब करता था। और इसकी शुरुआत में कुछ खास नहीं, बट ठीक है, मैं सुबह जॉब करता था और फिर शाम को फ्री टाइम होता था तो सोचा कुछ करते हैं। तो वहाँ पे मैंने फिर एक डांस एकेडमी स्टार्ट करने का सोचा और कई सारी लोकेशंस देखी। तो जाके मुझे मेरे घर के पास, उन दिनों मैं कहीं और रहता था, तो मेरे घर के नियर बाय में मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट करी 2017 में। और तब ये नाम पड़ा झनकार बीट डांस स्टूडियो। इसमें भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, क्योंकि हम जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम 50 नाम देखते हैं, नहीं समझ आ रहा होता क्या देखें, क्या करें, क्या ना रखें। तो उन दिनों एक सीरियल आता था, एक शो आता था जिसका नाम था झनकार बीट। तो ये नाम वहीं से उठा, झनकार बीट डांस एकेडमी था ये उस टाइम। फिर आप सबकी सपोर्ट, मेरे स्टूडेंट्स, इन सबकी मेहनत, मेरी मेहनत, सबके साथ मिलते करते करते आज ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और इसके अंदर हमारी कम से कम 3 से 4 एकेडमीज़ हैं। तो सर, आपने जैसे बताया मुझे कि आप पहले स्टार्ट किए जब करियर का, तो आपने पहले जॉब किया। और एक ये बहुत ही बड़ा हर्डल होता है कि जब कोई आदमी जॉब करना स्टार्ट कर देता है तो बिल्कुल स्टक हो जाता है कि जॉब में एक बार सैलरी, फिक्स्ड सैलरी आने लगती है तो उसके साथ स्विच करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने कैसे ये एक मोटिवेशन बोलें या फिर एक इतना करेज कहाँ से लाया आपने, और कैसे आपके दिमाग में ये आया कि चलिए कुछ अपना स्टार्ट करते हैं, जॉब को हम साइडलाइन करते हैं, या फिर जॉब को हम कैसे आपने मैनेज किया एग्जैक्टली, ये स्विच कैसा रहा? देखो, सबसे पहली बात तो बिज़नेस सच में एक जुआ है। बिज़नेस में कूदना यानी कि अपने आप को एक जुए में डालना, ये रियलिटी है। क्योंकि बिज़नेस सक्सेस हो गारंटी नहीं है, बिज़नेस डूब भी जाते हैं, बिज़नेस चल भी जाते हैं, ये सब तुम्हारी मेहनत पे है। और जहाँ तक है स्विच का सवाल, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास शाम को टाइम बचता था, तो सोचा कि डांस एकेडमी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए भी वाकई ही करेज चाहिए, क्योंकि डांस एकेडमी या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना आसान नहीं है। इसको खोलने के लिए 10 बार तो मैंने खुद से पूछा है कि मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा। तो बहुत अपने आप के साथ ही अपने दोस्तों से सबसे सलाह ली, किसी ने अच्छी सलाह दी, किसी ने बुरी सलाह दी। बहुतों ने तो ज़्यादातर यही बोला कि रहने दे, बिज़नेस बस की बात नहीं, नौकरी करो। और नौकरी में सच बताऊँ तो मैं बोर हो गया था। तो कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था तो मैं कहा चलो रिस्क लेके देखते, चल गया, नहीं चला कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो ये शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ये जो आपने अपना जर्नी बताया, हमें अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, नए जो यंग लोग हैं वो देख रहे होंगे हमें, और उन लोगों को हम गाइड करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए सर कि वर्किंग आवर आपका क्या रहता था, और पहला जॉब आपने डांस के फील्ड में कहाँ से स्टार्ट किया, और क्या वर्किंग आवर रहता था, किस तरह से आपने डिवाइड किया टाइम को, और कैसे कैसे इनिशियली स्टार्ट किया, पहली डांस एकेडमी कब स्टार्ट किया, पहला जॉब कैसे हुआ, या फिर जॉब्स अगर आपको स्विच करना पड़ा तो कैसे कैसे आपने जॉब्स ढूंढना, और मतलब हमें इनकम का एक सोर्स चाहिए होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपने कैसे मैनेज किया? अगर ये जानना तो इसके लिए ना हम बहुत पीछे चलते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है 2005 से, जहाँ मेरी जॉब नहीं कह सकते कि एक मैम थी, एक लेडी थी जिसने एक बच्चे को चांस दिया। 2005 यानी कि उस टाइम मेरी एज रही होगी 18 और 19 ईयर्स, ठीक है। तो एक मैम थी, नोन में थी, तो उनकी डांस एकेडमी खुली थी। तो उन्होंने मेरा डांस देखा था पहले,
तब मैं टीचर नहीं था, रैंडमली डांस कहीं उन्होंने देखा था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है। और उनके वहाँ से मेरी ये करियर की स्टार्ट हुई 2005। और यू वोंट बिलीव, उस टाइम मेरी जो फर्स्ट, मेरे लिए तो वो सैलरी थी, उनके लिए वो कहना कि जेब खर्ची दी है मैंने आपको, और वो जो फर्स्ट सैलरी थी सिर्फ 500 रुपीज़ उस मंथ की फ़र्स्ट सैलरी। और उनकी एकेडमी 2 साल रही, उसके बाद वो शिफ्ट हो गई। बट वो 2 साल ना 500 रुपये से लेकर 15,000 तक की इनकम मेरी वहाँ शुरू हुई। और ये कौन सी ईयर की बात है सर? कब? 2005। 2005। तो मुझे तो लगता है सर 2005 में अगर आपको 500 मिला है तो अभी के 5-7 हज़ार के बराबर होगा। नहीं, तो इन्हीं से 7,000 के बराबर। तो सर फिर तो आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ही अच्छा डांस, इनिशियली ही बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, तभी मैम को आप में कुछ दिखा, वो स्पार्क दिखा होगा, तभी आपको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। और आप बिल्कुल शायद बचपन से ही शायद आप काफ़ी लेबोरियस, काफ़ी अच्छे रहे होंगे डांस में। तो आप थोड़े से और भी डिफरेंट जॉब्स के बारे में बताइए कि उसके बाद कैसा रहा जर्नी। देखो, ये जॉब नहीं थी, ये जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये जॉब नहीं थी, ये बस कह लो कि एक मैम थी, मदद करी, हेल्प करी कि चल इसको आगे लाते हैं। अगर जॉब की बात करी जाए तो और 2 साल पीछे चलो 2003 तब मैं सीखता भी था। और पार्ट टाइम वहाँ पे भी एक दीदी थी जिन्होंने कहा कि तू मेरे यहाँ आके जॉब कर, और वो वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर थी, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पार्ट टाइम जॉब दी, जहाँ मैं हफ्ते में 2 दिन उनके स्कूल जाता था। और वहाँ की सैलरी सुनोगे तो हंसी पड़ोगे। वहाँ पे मुझे एक दिन की सैलरी मिलती थी 300 रुपये, जिसमें आना जाना सब स्कूल का ही था, और वहाँ पे लंच भी होता था। अच्छा। ठीक है, स्टाफ के लिए लंच प्रोवाइड होता था, मेरे लिए स्पेशल नहीं, स्टाफ के लिए लंच प्रोवाइड होता था। सैलरी सिर्फ 3,000, वो एक छोटे से गांव में जाके छोटा सा स्कूल था। तो 2003 से मेरी लर्निंग के साथ साथ टीचिंग स्किल भी शुरू हो गई। फिर वहीं से मेरी टीचिंग करियर धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर एक परफॉर्मेंस आई जहाँ पे मेरे को 2005 में वो मैम मिली, तो वहाँ से फिर ये कह लो कि 2005 से लेकर फिर मेरी जर्नी स्टार्ट ही हो गई। फिर उसके बाद मेरा जो फर्स्ट स्कूल था दैट इज़ IPS इंटर पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्कूल, फिर वही है ना, बंदा ग्रोथ की तरफ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना शेर को एक बार खून लग जाए तो बस वो खून की आदत लग जाती है। तो बस वो पैसा कमाने की एक आदत लग गई, तो 1 फिर 2 3 ऐसे करके मैंने 4-5 जॉब बदली। ठीक है, फिर जॉब करते करते जब मैं बोर हो गया, मेरी लास्ट जॉब थी पटौदी में, 2019 में मैंने उसको छोड़ा। वो मेरी लास्ट जॉब थी, क्योंकि 2017 में मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुका था, 17, 18, 19। अब जब ये जॉब लास्ट मैंने छोड़ी ना, उसके बाद एक फेस आया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो आप बिल्कुल पीछे लेके चल रहे हैं, तो चलिए और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप अपना पढ़ाई कहाँ से किया आपने, फिर स्कूल में किस तरह का इंटरेस्ट था आपका, और डांस में कैसे आए, या डांस में कैसे इंटरेस्ट रहा, स्कूल में उसका मतलब डांस आपने सीखा, या फिर स्कूल फिनिश होने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्टिंग से आप अपने बारे में जर्नी बताइए कि ये दिल्ली में आप बता रहे थे कि दिल्ली में ही आप रहे हैं, तो इनिशियली 4-5 साल के थे तब से आप कैसा रहा आपका जर्नी, थोड़ा स्कूल के बारे में और उसके बाद जो भी आपका डांस में जर्नी रहा। देखो, 5 साल की एज तक तो मुझे ही नहीं पता हम क्या करते थे ठीक है, वो तो बचपना ही है। मेरी जो स्टार्ट हुई, अगर मैं बताऊं, क्लास 6 दिल्ली से हम गुड़गांव शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि दिल्ली में कुछ भी नहीं था। दिल्ली में तो मेरा वही नॉर्मल स्कूल चल रहा था। ठीक है, 6, 7, 8 यानी कि 2001, 2, 3, ठीक है, 6, 7, 8, 9, और मेरे को ये डांस का चस्का चढ़ा 9th क्लास में आके। ठीक है, तो 2003 में मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, क्या सर इसका कोई आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं थी? इसके कारण तो नहीं कि उनको दिखाने के लिए या उनको इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं, मैं स्कूल टाइम से बहुत सीधा रहा हूँ गर्लफ्रेंड तो कभी बाद में बहुत सारी बनी है जब बड़े हो गए लेकिन स्कूल टाइम में बहुत सीधा रहा हूँ। वहाँ पे मैं लड़कियों से बात भी नहीं करता था, मैं आती भी नहीं थी बात करनी सिंपल तो छोड़ो, मुझे बात करनी नहीं आती थी। तो बस अगर गर्ल्स है तो नॉर्मल फ्रेंड जो स्कूल की होती है, ऐसा, बाकी कोई इम्प्रेस करने वाला सीन नहीं था। ये कह सकते हैं कि जब हम दिल्ली रहते थे, मैं छोटा था, खालसा स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ पे ना भंगड़ा सिखाया जाता था, तो मुझे भंगड़े का शौक़ था शुरू से। तो बस वही एक शौक़, इधर गुड़गांव के स्कूल में आए, यहाँ पे स्कूल में 1-2 फंक्शन हुए, वहाँ मैंने भंगड़ा परफॉर्म किया। फिर हमारे स्कूल में छोटे छोटे ना इवेंट्स होते थे, तो
बीइंग सिद्धार्थ मेरा हमेशा रहता था कि मेरे को पार्ट लेना है, मेरे को भंगड़ा करना है। तो जब कुछ भंगड़े का रिलेटेड कुछ होता था तो मुझे बोला जाता था, तो वहीं से एक थोड़ा सा शौक़ जागा। फिर इसको आगे हमने, मेरी मदर ने बहुत करा कि चल इसको आगे सिखाते हैं, तो उन्होंने एक एनजीओ था वहाँ पे मुझे डाला, तो वहाँ पे मैंने डांस सीखना शुरू करा। वो एनजीओ में समर कैंप लगते थे, तो मैंने 3 समर कैंप 3 साल डांस वहीं सीखा, लेकिन एक महीने के फेस में, क्योंकि वो 1.5 महीने का समर कैंप लगता था। तो पहला समर कैंप, दूसरा समर कैंप, तीसरा समर कैंप, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा समझ आ गया था मेरे को डांस में रहना है क्लियर हो गई थी पिक्चर। तो उसके बाद फिर मैंने खुद से ही घर वालों से बात करी, तो घर वाले कहते हैं नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हर पेरेंट्स के लिए होता है कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस फिर वही है, स्टडी करने लग गए, एजुकेशन सेक्टर में आ गए। फिर अपना डांस करियर भी बनाना था। फिर आगे चल के मेरे को एक लास्ट ईयर में मेरे को एक फ्रेंड मिला। लास्ट ईयर इन द सेंस मतलब 12th ओके। कॉलेज का लास्ट ईयर, स्कूल का लास्ट ईयर, 12th क्लास में मुझे एक फ्रेंड मिला। उसके ज़रिए मैंने एक डांस बहुत बड़ी अकेडमी शामक डावर, उसको मैंने ज्वाइन करा दिल्ली जाके। तो वहाँ पे मैंने 3-4 महीने सीखा। उसकी फ़ीस अरेंज करने के लिए मैंने क्लासेस दी। गुड़गांव से ट्रैवल करना पड़ता था? हाँ, उस टाइम ट्रैवल बहुत दूर था। अब तो बहुत सारी सुविधा बन गई, उस टाइम सुविधा नहीं थी। उस टाइम सुविधा एक थी, बस बस से जाओ, बस से आओ, यही सुविधा थी। तो हम दिल्ली जाते थे, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती थी 1.5 घंटे की। तो हम दिल्ली जाते थे, क्लास लेके आते थे। और उस टाइम उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आज के कंपैरेटिवली बोल तो 3,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस टाइम वो 3,000 बहुत होते थे मंथली, जिसमें सिर्फ 8 क्लासेस होती थी हफ्ते में 2 दिन। तो उस टाइम 3,000 बहुत बड़े होते थे। तो आपके पेरेंट के लिए तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा, हो सकता नहीं, पेरेंट्स, हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम वेरी गुड स्टेबल फैमिली। बट वही था कि उनका एक था कि उस टाइम पे ना देखो, डांस और आज के अगर एक्टिविटीज़ को देखें ना, तो आज की एक्टिविटीज़ को बहुत सपोर्ट मिलता है। बच्चे को जो शौक़ है पेरेंट्स देते हैं। उस टाइम पेरेंट्स का फोकस था कि बच्चा पढ़े, कुछ कर ले। तो यही सुन के मुझे आश्चर्य लग रहा है कि 3,000 रुपये अभी भी कई पेरेंट्स होंगे जो सोचेंगे पहले कि 3,000 मंथली, क्योंकि स्कूल की काफ़ी सारी फ़ीस बढ़ चुकी है, बाकी सारे एक्सपेंसेस है गुड़गांव में रहना। तो उस समय पढ़ाई के साथ साथ आपके ऊपर 3,000 रुपये अगर डांस के लिए स्पेंड किया जा रहा है, इसका मतलब आप में शायद आपके मम्मी पापा को भी काफ़ी भरोसा था आपके ऊपर, बिलीव था उनका कि आप शायद बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। घर वाले चाहते ही नहीं थे मैं डांस में हूँ देखो, मैंने जैसे कि बोला कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, सारा एजुकेशन सेक्टर से। मेरे घर में सारे पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ठीक है, कम पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। मेरे घर में सारे हाईली पढ़े लिखे, इवन मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो मेरे घर में सबसे पहली प्रायोरिटी है स्टडीज़, एजुकेशन। हर घर में होता है, हर पेरेंट्स को होता है। अब कई बार मेरे घर वालों को भी डाउट होता था, मैं भी बोलता था क्या मैं सच में आपके घर का ही हूँ ना क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे, मैं अलग फील्ड का। क्योंकि मेरे घर में सारे मिलेंगे, आईटी इंजीनियर, टीचर, ये सब मिलेंगे मेरे घर पे। इवन मेरे कज़न्स जो छोटे हैं, मेरे मासी मामे, इन सब के बच्चे, ये भी इंजीनियर फील्ड के हैं। अच्छा। अनोखा मैं ही हूँ तो उस टाइम बस यही था कि मेरे को डांस करना है। एक माइंड मेकअप कर लिया था, मेरे को डांस करना है। तो ठीक है, अब एक छोटा सा काम आता था, थोड़े से पैसे आए, वो मैंने अपने डांस में लगाया, क्योंकि सीखना था। आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने डांस को ही अपनी लर्निंग बना दिया, इसी में अब आगे चलेंगे। लेकिन उसमें भी एक फेस आया था। मेरे ग्रैंडफादर जी, जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, मेरे पापा नहीं है, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा हूँ बचपन से। मेरी मदर, हम सब फैमिली ग्रैंडफादर के साथ रही है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने जब देखा कि ये बिल्कुल ही डांस में हो गया है और उनको डांस में कोई स्कोप नहीं दिखता, क्योंकि वो उस ज़माने के थे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया NIIT में। अच्छा। जहाँ से मेरी एक और पहचान बनी कंप्यूटर्स की। उन्होंने मेरा NIIT में एडमिशन कराया। वहाँ पे मेरे कम से कम मैंने 3 से 4 साल लगाए। वहाँ से मैंने एक नई स्किल सीखी। डांस तो चल ही रहा था, वहाँ से मैंने नई स्किल सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपिंग, एप्लीकेशन बनाना, कोडिंग सीखना। तो वहाँ से मेरी एक नई पहचान बनी। तो उस टाइम ठीक है, एक था कि चलो घर वाले हैं, थोड़ी इनकी भी मान लेते हैं, आगे सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उनकी ये बात मानने की मेरी ये वजह थी कि मैं इनकी मान लेता हूँ, ये भी मेरी मान लेंगे कि मेरे को डांस में आगे चांस देंगे करने का। पर ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि उनका स्टिल वही था कि अब ये सही ट्रैक में है,
अब ये करेगा, इसके बाद आगे इसको हम जॉब पे लगाएंगे, और ये हुआ भी। अच्छा। मेरे 4 साल पूरे होने के बाद इन्होंने मेरे आगे ऐसी अप्रोच दे दी। मेरे मतलब जैसे सारा एजुकेशन सेक्टर है, मेरा घर वाला पढ़ा लिखा है, तो उन सबके पास अच्छी बैकअप सपोर्ट था कि हम तेरे को यहाँ लगा देते हैं। और छोटी मोटी जॉब नहीं, अगर एक भी उनकी कोई एक जॉब भी मैं कर लेता तो आज 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ आराम से कमा रहा होता। अकेडमी की जगह एक ऑफिस में बैठा होता, काम कर रहा होता, मेरे पल्ले अच्छी खासी एक मर्सिडीज़ गाड़ी होती तो ऐसा वाला सपोर्ट मिलता मेरे को। बट एक होता है ना दिमाग में, नहीं मेरे को तो यही करना है। तो बस यही था कि थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक चले गए घर वालों के अकॉर्डिंग। शायद हो सकता है आपके पास मर्सिडीज़ तो होती, शायद जो अभी लाइफ अपने टर्म्स पे जी रहे हैं और जो जिस तरह से आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, डांस को इतने लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी हैं। आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से कब शेड्यूल करना है क्लासेस, कब क्या करना है, नहीं करना है। कभी अगर आपको कुछ पर्सनल काम है तो वहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ सारी फ्रीडम आपको हो सकता है नहीं था, और ये शायद हाँ, और ये फ्रीडम शायद आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबी को आगे रखा और उसी को आपने अपने पैशन को फॉलो किया। पता है सबसे बड़ी अचीवमेंट कब होती है? जब आपने कोई चीज़ ठान ली कि मेरे को ये करना है, और घर वालों के खिलाफ जाके, और जब घर वालों को ही प्राउड हो कि हाँ अब ये सही जा रहा है, अच्छा कमा रहा है, तब अचीवमेंट होती है। और ये मैंने प्रूव किया। मतलब ये मान लो कि अगर जब मैंने मना कर दिया ना मुझे ये जॉब नहीं करनी है, उसके बाद मैंने अपने दम पे, अपनी मेहनत पे जब मैं यहाँ तक आया, मेरे ग्रैंडफादर अब नहीं है, पर जाते जाते ना उनको एक चीज़ की खुशी थी कि मेरा बच्चा सेटल हो गया है, तो ये अपना संभाल लेगा। अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए सर थोड़ा सा कि एकेडमीज़, आपने बोला कि एकेडमीज़ आपने पहले जॉब किया, फिर उसके बाद एकेडमी ओपन किया, और थोड़े से आप बता रहे थे कोरोना के टाइम आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, रेंट था, बाकी सारे एक्सपेंसेस थे, इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो गया था कोरोना के कारण। तो और उसके बाद फिर जब आप फिर से उठे तो आपने मल्टीपल एकेडमीज़ स्टार्ट किया, और अभी सक्सेसफुली बहुत अच्छा रन कर रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस पे गुड़गांव में। और गुड़गांव में आपके सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने क्लाइंट्स हैं, सब आपसे बहुत खुश हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आप जर्नी को मतलब मल्टीपल एकेडमीज़ उसके बाद कैसे स्टार्ट किया और कोरोना में कैसे सर्वाइव किया? देखो, सबसे पहली बात तो ये सच है कि कोविड से पहले मेरे पास 2 अकेडमी थी, 2 लोकेशन थी, और बहुत अच्छी चल रही थी। 2019 में जॉब छोड़ना डिसीजन अब मुझे लगता है कि गलत नहीं था, पर जब कोविड आया ना, मेरी दोनों अकेडमीज़ बंद हो गई। और जब आपकी इनकम होती है ज़ीरो, तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि बिज़नेस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बिज़नेस जुआ है। कभी तुम्हें आसमान बादल दिखाएगा, कभी तुम्हें धूल चटवा देगा, और कई बार ख़त्म भी हो जाएगा। तो बिज़नेस जुआ है। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि यार मैंने डिसीजन बहुत बड़ा गलत लिया। मैं जॉब उतने कम से कम एक साइड इनकम थोड़ी सी सही घर चलने के लिए आती, ठीक है। 6 महीने तो मैं ऐसा परेशान ही रहा, लेकिन एक ना कहते हैं एक लकी जाम, कहीं ना कहीं से एक लकी जाम आया। उस टाइम क्या था, सरकार ने ना ऑनलाइन फैसिलिटीज़ बहुत सारी खोल दी थी, और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया टिकटॉक, जो एक सोशल मीडिया ऐप था जिस पे आप रील वीडियोस बना सकते हैं। उसके थ्रू मैंने अपने आप को दोबारा निकाला, वीडियोस बनाई, थोड़ा महीने 2 महीने इसमें निकले, मेरे व्यूज़ आए, पॉपुलैरिटी मिली, दोबारा लोगों के बीच में आया। फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन आया, जूम ऐप, गूगल ऐप, ऑनलाइन क्लासेस का सोर्स आया, तो वहाँ से हमने क्लासेस पकड़नी शुरू करी। फिर कोविड के 1-1.5 साल के बाद बहुत बुरा वक्त हमने देख लिया था। मतलब उस टाइम मेरी शादी भी हो चुकी थी और कोविड आ गया था, तो मैंने बहुत बुरा वक्त देखा, जिसको कह सकते हैं BPL से नीचे का टाइम, मैं वो देख के आया हूँ। उसके बाद हमको जब ऑनलाइन क्लास मिली, एक ऑनलाइन क्लास, और वो बंदा था साउथ का, मतलब ना तो उसको हिंदी आती है, ना उसको प्रॉपर इंग्लिश आती है, उसको अपनी भाषा आती है, तो ना तो मैं उसका हिंदी रिलेट कर सकता हूँ, ना मैं इंग्लिश रिलेट कर सकता हूँ। हम दोनों के बीच में ना कॉमन सिर्फ एक चीज़ थी, डांस। उसको सीखना था, मुझे सिखाना था। तो उसने जो गाना चूज़ करा वो अपनी लैंग्वेज का, कोरियोग्राफ मैंने उसको अपने हिसाब से करा। तो वो एक ऐसी जर्नी थी कि वहाँ से वो बच्चा शुरू हुआ, उसने रिव्यूज़ दिए, उस रिव्यू से और 2 आए, वो करते 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 हम ऑनलाइन की दुनिया में इतना घुस गए कि हम सिर्फ लोकल इंडिया में नहीं रह गए, हम लोग इंटरनेशनली पहुँच गए। हमारी झनकार बीट का पहला उस टाइम अचीवमेंट आया कि हमने ऑनलाइन के थ्रू हम पैन इंडिया के अलावा हम इंटरनेशनल बन गए। हमारे पास इंग्लैंड, कनाडा एंड US की क्लासेस शुरू हो गई, और जिसमें से 2 कनाडा और जो लंदन के लोग थे इंग्लैंड साइड के, ये दोनों इंडियन थे, और जो US के थे वो दोनों US के प्रॉपर अंग्रेज़ थे, उनको भंगड़ा सीखना था।
तो हम करते करते हम इंडिया से बाहर पहुंच गए, और आज भी हमारी कई इंडिया से बाहर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। और मेरे पास 2 टीचर्स हैं, उनमें से एक टीचर ऑनलाइन क्लास देता है, दूसरा टीचर अदर अकेडमी, जैसे कि आप बता रहे हो। मेरी और भी अकेडमीज़ जो हैं उनमें से 2 अकेडमी मैं संभालता हूँ, 2 अकेडमी वो टीचर संभालता है, और एक टीचर सिर्फ ऑनलाइन क्लास संभालता है। और जो ऑनलाइन क्लास का सारा आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आपको वहाँ से डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो यहाँ हमारे लिए सीखने की बात ये है कि अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। कोविड जैसा समय को सर ने कितने अच्छे से हैंडल किया कि उन्होंने सोशल मीडिया का हेल्प लिया, वहाँ उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने चाहते तो अब तो सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उस समय सर ने पेशेंस के साथ अपने लिए रास्ता निकाला। क्योंकि हमेशा लाइफ में हमेशा टाइम ऐसा आता है कि आपको लग रहा होता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, और अलग से आपने जॉब जैसे छोड़ा था तो उस समय तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा गलती हो गया। एक तो माइंडसेट ये है, लेकिन दूसरा ही माइंडसेट उसके साथ ही हो सकता है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आपने आइडिया निकाला कि चलो ऑनलाइन कुछ ट्राई करते हैं। बेसिकली पता है क्या होता है, देखो सोर्सेज बनाने होते हैं। मैं आप सबको आज एक मोटिवेशनल बात बोलूँगा कि कोविड मेरे अकेले के नहीं, पूरी दुनिया के लिए आया है। बहुत लोग उसमें सर पकड़ के डूब भी गए, जो अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस टाइम पे ना अगर बुरा वक्त आया था ना, तो सोर्स खुद बनाने पड़ते हैं। मेरे पास सोर्स नहीं था, रैंडम एक वीडियो आया, टिकटॉक ऐप आया, मैंने वैसे ही डाउनलोड करके देखा। और ये नहीं कि मैंने पहली वीडियो बनाई, मैंने 3-4 महीने तो उसको सिर्फ सीखा है कि उसमें होता क्या है, कैसे काम करना है, कैसी वीडियोस होती हैं। 3-4 महीने तो मैंने खुद लगाए, तो वो एक सोर्स बन गया। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लाइफ में कभी भी आपके साथ ऐसा है कि आप बहुत डूब गए हो, या मैं कह रहा हूँ आप बिज़नेसमैन हो और आपका बिज़नेस डूब गया है, तो मेरे ख्याल से आपको ना सोर्सेस ढूंढने चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मैंने ना अपने वो 6 से 7 महीने सोचने में निकाल दिए कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। एक बार तो मेरे दिमाग में आया था, भाई सुसाइड कर लो, सही बता दो, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ नहीं था। जॉब मैंने छोड़ दी, बिज़नेस मेरा डूब गया, शादी हुई है, खर्चे उठा नहीं पा रहा, 4 ऐसी चीज़ें जहाँ पे मैं हुई नहीं। तो दिमाग में यही चीज़ आती है, यार अब मैं क्या करूँ, इससे अच्छा मर ही जाओ, ठीक है। बट कोशिश, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बस वो ये कि अपने सोर्सेज बनाओ कुछ ना कुछ, जहाँ पे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो जब आप कहीं ऐसे डूबे हो, कहीं फंसे हो ना, तो अपने आप को 2-4 घंटे दो, या 1 दिन 2 दिन दो, ठंडे दिमाग से सोचो कि वो तिनका कहाँ पे क्या मिल सकता है। कई बार चीज़ें ऐसी होती है सर कि हमारे आगे कोई चीज़ है, हमें दिखाई नहीं देती, बाद में रियलाइज़ होता है जब वो जा चुकी होती है। तो ऐसे टाइम पे ना अपने आप को एकदम फोकसली करो कि कौन सी चीज़ से हम निकल सकते हैं। क्योंकि कई बार नहीं पता कि आपके बगल में, कई बार सर मुझे नहीं पता कि मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू आगे निकल जाऊं, कई बार मुझे ये नहीं पता कि मेरी कौन सी कोई वीडियो वायरल हो जाए। इवन हम तो रैंडम वीडियोस बनाते हैं, अब उन रैंडम वीडियोस में मेरी कुछ वीडियोस हैं जो बहुत वायरल हैं, और कुछ पे तो व्यूज़ ही नहीं है तो नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पे आ जाए। तो हो सके फोकस करो, सर पकड़ के बैठने से अच्छा है सोर्सेज बनाओ, निकल आप अपने आप ही आओगे, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। तो सर आपके जर्नी से सीखने को जो मुझे मिल रहा है वो कि माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है। सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपने बोला कि हो सकता है कहीं तिनका पड़ा हुआ है, वो आपके पास से गुजर रहा है, तो उसके लिए आप माइंड अगर आपका ओपन नहीं रहेगा आप निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल ओपन माइंड रखना है, सॉल्यूशन ढूंढते रहना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको पैसेंस रखना है। पैसेंस रखना है कि अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, लेकिन अगर हम पैसेंस रखते हैं तो हो सकता है हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें। जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में सुसाइड का ख्याल आता है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपको फ्री में अगर मिल जाए ना कि बहुत ऊपर चले गए फ्री में बिल्कुल बिना मेहनत के, तो उसमें मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यही अप्स एंड डाउन्स को झेलते हुए और पेशेंस रखते हुए, सॉल्यूशन ढूंढते हुए, सीखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका मज़ा लाइफ का कुछ और ही होता है। तो आपके जर्नी से सर बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इतना टाइम दिया मुझे। और बाकी भी सेंटर्स आपके हम विज़िट करेंगे, और वहाँ के भी ब्लॉग्स हम व्यूअर्स को दिखाएंगे कि किस तरह से आप इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। मुझे तो आपका डांस जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और हमारे पहले गेस्ट
आप बने इसके लिए थैंक यू मैं जाते जाते फिर भी आप सबको एक चीज़ बोलूँगा, स्पेशली डांसर्स के लिए। सर आपके पॉडकास्ट में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। स्पेशली ये जो आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन डांसर्स के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है पर उनको डांस स्टूडियो खोलना है। अगर आप अपना डांस स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे सर को DM कर देना, वहाँ पे आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट करना, हम लोग आपका डांस स्टूडियो खोल के देंगे। उसकी क्या डिटेल है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो सब हम आपको मिलकर बताएंगे। किसी को अपना डांस स्टूडियो खोलना हो, कॉन्टैक्ट झनकार बीट डांस स्टूडियो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में और आपको हम दिखाएंगे नए नए करियर ऑप्शंस कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में स्टक हो चुके हैं तब भी आप पेशेंस रखिए और आपके लिए हम नए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और अगर आप कुछ गुड़गांव में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में तो आप हमारे गेस्ट बन सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए।